नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की। मेरे हिसाब से देश में 3 तरह का माफिया काम करता है। पहला, बाहुबली, जिसके पास ताकत है, गुंडे हैं, शार्प शूटर हैं, जिसके पास हथियार है एक से एक सोफिस्टिकेटेड और गैर कानूनी भी, जो किसी को भी मारने मरवाने की क्षमता रखता है, जिसका संबंध नीचे दरोगा सिपाही से लेकर ऊपर डीजीपी तक भी कई बार होता है, जिसको राजनीतिक रूप से संरक्षण मिला हुआ होता है। एक तो ये बाहुबली हुआ जो माफिया का काम करता है। दूसरा है धनपशु, जिनके पास पैसा है, गलत तरीकों से कमाया हुआ पैसा है। वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके पैसा बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, किसी से भी समझौता करने को तैयार रहते हैं। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए, नेताओं को चंदा देने के लिए, माफिया को पैसा देने के लिए, पुलिस वाले को पैसा देने के लिए, नौकरशाही पर पैसा खर्च करने के लिए, सब चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो 2 कैटेगरी हैं, बाहुबली के खिलाफ एक्शन होता है तो जो सताए हुए लोग हैं उनके मन में खुशी होती है कि अच्छा हुआ, कोई तो इनको सबक सिखा रहा है। धनपशु के खिलाफ एक्शन होता है जब कार्रवाई होती है तो वो लोग खुश होते हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लोग, कि हम नहीं कमा पाए क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, ये गलत तरीकों से पैसा कमाकर धन्ना सेठ बने हुए थे, अच्छा हुआ कार्रवाई। लेकिन एक तीसरा माफिया है, जी हाँ, मैं इस शब्द का जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए पढ़े लिखे लोगों के लिए, लेकिन उनके काम को देखकर, उनकी योजनाओं को देखकर और जिस तरह से वो सक्रिय है उसको देखकर लगता है कि इस शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। उनको कहूँगा मैं बुद्धिबली है, दिमाग है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन उनका दिमाग 2 चीज़ों पर ज़्यादा काम करता है। मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। एक, भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो कुछ हो सके, जहाँ तक हो सके, देश में विदेश में कहीं भी, हर मंच पर, हर जगह पर उसके खिलाफ एक विमर्श खड़ा करना। ये बुद्धिबलियों का तबका ऐसा है जिसके लिए आतंकवादी का मानवाधिकार होता है, निर्दोष आदमी का उनके लिए मानवाधिकार नहीं होता है। आतंकवादियों के लिए, आतंकवाद के आरोपियों के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आधी रात को खटखटा सकते हैं। किसी निर्दोष के लिए, किसी सामान्य व्यक्ति के लिए वो अपने घर से बाहर कदम रखने को भी तैयार नहीं। वो इस हद तक जा सकते हैं कि देश के विरोध में खड़े हो सकते हैं। और जब से 7 साल से ये सरकार आई है, उन्हें लग रहा है कि उनका जो विमर्श चल रहा था, उनका जो एजेंडा चल रहा था, उसको खतरा पैदा हो गया है, उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है। इसलिए मोदी के खिलाफ है, इसलिए वो अमित शाह के खिलाफ है, इसलिए वो योगी के खिलाफ है, इसलिए वो आरएसएस के खिलाफ है, इसलिए वो हर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जो इनका समर्थन करता हो या जो इनको सही कहता हो। उनको उम्मीद, उनकी अपेक्षा ये रहती है कि हर व्यक्ति मोदी का विरोध क्यों नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो बिका हुआ है, अगर वो मोदी का विरोध नहीं कर रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है, वो संघी हो सकता है, वो भाजपाई हो सकता है। ऐसा व्यक्ति उनको बर्दाश्त नहीं है। उसका विरोध, उसकी आलोचना, निंदा, निजी आक्षेप, ये सब कुछ करने में कोई गुरेज नहीं करते। और यहाँ जो बात कहते हैं उसके ठीक उल्टा, यहाँ वो भावना से काम करते हैं, तर्क से नहीं। उनको तथ्य दीजिए, तर्क दीजिए, भाग जाएंगे। देश में कोविड से 50% महाराष्ट्र और केरल से हुई है, लेकिन विमर्श क्या बन रहा है? उत्तर प्रदेश लाशों से पट गया। अंदाजा लगाइए आप किस तरह से ये काम होता है। इतनी बड़ी महामारी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। पहली वेव में जिस तरह का काम किया, खासतौर से जो मजदूर पलायन करके आए, पलायन करके नहीं आए, उनको जबरदस्ती निकाला गया दिल्ली से, बंबई से, दूसरे शहरों से, उसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं। गंगा में लाशें तैरने का मामला उसका मुद्दा बना तो ये पता चला कि इससे पहले भी होता रहा, ये परंपरा है।
कि अकाल मौत होती है और बच्चों की मौत हो जाए या नवविवाहित स्त्रियों की मौत हो जाए, तो प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां या तो गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है, या फिर प्रवाहित कर दिया जाता है गंगा में। इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको परंपरा के बारे में मालूम नहीं है, जरा पहले अध्ययन करके आइए। लेकिन वो बात, ये तर्क की बात, हाई कोर्ट ने कानून की बात की, वो सुनने को तैयार नहीं। वो एक ही बात कहते हैं कि गंगा में लाशें तैर रही थी, क्यों तैर रही थी, उसका क्या जवाब है। उनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार, लेखक, कवि, उनकी कविता पढ़नी चाहिए। एक महामारी के समय, मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो महामारी हैजे की जो थी या प्लेग वाली थी, दोनों में से किसी एक का समय था, जब उन्होंने लिखा है कि गंगा के किनारे, संगम के किनारे खड़े हैं। वो प्रयागराज के रहने वाले थे। गंगा के किनारे खड़े हैं, उनको जहां तक नजर जा रही है गंगा में लाशें ही लाशें तैरती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये तो तथ्य है ना, इससे कोई मतलब नहीं है इनको मुद्दा वही उठाना है। अब इनको मुद्दा उठाना, जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ, तो ये तबका जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शुरू हो गया। वहां विमर्श बनाया जाने लगा कि उत्तर प्रदेश जो है एनकाउंटर की राजधानी बन गई है, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, अदालतों में केस गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, कहीं से कुछ साबित नहीं हुआ। हालत उत्तर प्रदेश में, आपको एक दो उदाहरण देता हूं, छोटे छोटे, बहुत से मामले हैं, वो गिनाने बैठूंगा तो कई घंटे हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ दो उदाहरण देता हूं। एक, जो लोग उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ को जानते हैं, एक मोहल्ले का नाम जरूर जानते होंगे, रिवर फ्रंट कॉलोनी। ये गोमती के किनारे बसी हुई एक पॉश कॉलोनी है। इसके आसपास कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो जो भारत सरकार का कानून है, जो पुरातत्व विभाग कहता है, उसके मुताबिक किसी भी ऐतिहासिक इमारत के 200 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, जरूरी हो, गैर जरूरी हो, कुछ भी हो, नहीं हो सकता है। लेकिन ये कानून तो हमारे आपके लिए होता है ना, सामान्य लोगों के लिए। जो माफिया है उनके लिए तो होता नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद हुए, पूर्व सांसद हैं अब, उनका नाम है दाऊद अहमद। उन्होंने रिवर फ्रंट कॉलोनी में 5 मंजिला मकान बनाया। लोग कहते हैं उसकी कीमत जो है लगभग 100 करोड़ थी, पता नहीं, जितनी भी कीमत हो आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस इलाके में जमीन उपलब्ध नहीं है, कैसे उनको मिली पता नहीं। अब आप देखिए, दरोगा से लेकर आप लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कीजिए, सरकार की बात कीजिए, अब चूंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद थे, कौन पूछता। तो नक्शा पास कराने की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। जो माफिया लोग बनाते हैं भवन, इनको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि ये सरकारी जमीन है या निजी जमीन है। सरकारी जमीन है तो और अच्छा है, कब्जा करने पर कोई बोलने वाला नहीं होगा। उनका 5 मंजिला भवन बन गया, सारे नियमों को तोड़कर बन गया, बिना नक्शा पास कराए बन गया, और कोई बोलने वाला नहीं। तो उम्मीद ये थी कि भाई जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो लोगों को उम्मीद थी कि अब कुछ एक्शन होगा। वहां के लोगों के किसी की बोलने की हिम्मत नहीं कि कौन बोले और अपनी जान जोखिम में डाले। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जैसी दुश्मनी थी उस समय, बीच में दोस्ती हो गई थी, अब फिर दुश्मनी हो गई है। लगा कि अब समाजवादी पार्टी का राज आया है तो जरूर इसके खिलाफ कुछ एक्शन होगा। कुछ नहीं हुआ, कोई बोलने नहीं गया, कोई पूछने भी नहीं गया कि भाई नक्शा पास करवा लो, भाई इसको रेगुलर करा लो, ये कैसे बना ली, कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, 5 मंजिला इमारत धूल में मिला दी गई। आप समझिए, माफिया का जो डर होता है, बाहुबली का जो डर होता है, वो भय का उसका जो साम्राज्य होता है, उसी से उसका बाकी साम्राज्य खड़ा होता है। तो भय को अगर आप निकाल दें उससे, तो वो सामान्य गली के गुंडे से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं होती, उससे भी कम हो जाती है। तो सरकार ने, अवैध थी इमारत, गैर कानूनी तरीके से बनी थी, ऐसी जगह बनी थी जहां बन नहीं सकती थी, गिरा दिया।
दूसरा किस्सा गोंडा जिले का है। गोंडा जिले का किस्सा है। वहाँ गोंडा के रहने वाले हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। पहले भी थे, बीच में चले गए थे, अब फिर हैं। गोरखपुर के एक ट्रांसपोर्टर का ट्रक चला सामान लेकर और गोंडा के नवाबगंज में उसको रोक लिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के लोगों ने रोक लिया और पैसा मांगा, मतलब गुंडा टैक्स मांगा। उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने सीएम दफ्तर में फोन किया। सीएम ऑफिस से डीएम गोंडा को फोन गया कि जो लोग भी ये थे इनको गिरफ्तार किया जाए जहां भी हो, और सड़क पर परेड कराते हुए थाने ले जाया जाए। पता चला ये लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के थे। मैं पता करने की कोशिश कर रहा था। कुछ जगह कुछ लोगों का कहना था कि उनके घर से उठाया गया, कुछ लोगों का कहना था नहीं, घर में नहीं थे उस समय ये लोग। जो भी हो, लेकिन उनके लोग थे, ये पक्का था। उन सबको पुलिस सड़क पर परेड कराते हुए लेकर थाने गई। सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सब लोगों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए उसको रिपीट नहीं करूंगा, किस तरह से उनका साम्राज्य ध्वस्त हुआ। इसमें राजनीतिक लोग भी नहीं बचे जो गैर कानूनी काम कर रहे थे, जो अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करके भवन और क्या क्या कुछ बना रहे थे। आजम खान जैसे लोग। आज उनसे जो कोई पूछ रहा था, मैंने देखा एक वीडियो में राहुल गांधी के किसी बयान पर, तो बोले अरे छोड़ो यार, मैं अपनी जान बचाने की जुगत में लगाऊं, किसके बयान पर क्या बोलूं। ये स्थिति बना दी है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफिया लोगों की, इन बाहुबलियों की, जो शेर की तरह दहाड़ते थे, जिनके हुक्म जो निकले तो पुलिस वाले सलाम करते थे। आज वो पुलिस से बचते हुए भाग रहे हैं, अपनी बेल कैंसिल करा के जेल जा रहे हैं लोग। तो इनके खिलाफ कार्रवाई से खुश होना चाहिए, नाराज होना चाहिए? आम जनता खुश है, लेकिन कुछ लोग नाराज इसलिए हैं कि ये काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात है ये जो मैंने शुरू में कहा कि इन लोगों की आंख की किरकिरी बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ। वो वजह ये है कि वो ये सब काम कानून के दायरे में कर रहे हैं। ये जो भवन गिराए जा रहे हैं, जो संपत्तियां जब्त हो रही हैं, वो चाहे इन माफिया लोगों की हो, चाहे सीए में आंदोलन करने वालों की हो, अदालत में, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कहीं से सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं हुई है। ये सब कानून के दायरे में हो रहा है। ये इनके लिए ज्यादा परेशानी की बात है। झूठी खबरें, फर्जी खबरें लिखकर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी एफआईआर हो रही है। बड़े बड़े संपादक हैं उसमें। परेशानी इसलिए हो रही है। अभी तक तो खुला राज था, छूट थी, कुछ भी लिख लीजिए। और इन लोगों की ताकत इसलिए ज्यादा है कि इनके पास इनका जो है कब्जा, जितने भी संचार के साधन हैं उनमें सबसे ज्यादा है। ये आपको आपके शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक आपके खिलाफ अभियान खड़ा कर सकते हैं। गंगा में तैरती लाशों और शमशान में जलती लाशों के चित्र जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में छपते हैं, यही लोग छपवाते हैं। तो इनकी समस्या योगी जो कर रहे हैं उससे भी ज्यादा ये है कि योगी कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। उनको पकड़ने का, घेरने का उस तरह से मौका नहीं मिल रहा है, तो दूसरे फर्जी मामले खड़े किए जा रहे हैं। ये अभियान चलाया गया 1.5-2 महीने तक, योगी को हटाया जा रहा है कि मोदी से उनकी ठन गई है, मोदी उनसे नाराज हैं और प्रधानमंत्री किसी भी दिन उनको हटा सकते हैं, नया मुख्यमंत्री बन सकता है। अच्छा, नया नहीं बनेगा, चुनाव का समय है तो चुनाव में उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा तो चुनाव के बाद उनको नहीं बनाए। कल बनारस में प्रधानमंत्री ने ऐसे सभी लोगों के दावों पर और उनके सपनों पर घड़ों पानी डाल दिया। सबके सपने चकनाचूर हो गए। जिस तरह तारीफ की है प्रधानमंत्री ने कल मुख्यमंत्री के काम की, उसके बाद अगर किसी को अब भी शक है तो इसका मतलब उसको अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है, या फिर आपने तय कर लिया कि हमको सच स्वीकार ही नहीं करना है।
हम अपने झूठ पर कायम रहेंगे। तो ठीक है भाई, आपको बधाई हो, अपने झूठ पर कायम रहिए। अब ये ऐसे लोग हैं जो सवाल उठाते रहे हैं, सैद्धांतिक मुद्दे उठाते रहे हैं कि किसका राज चलेगा, कानून का राज चलेगा या जिसका राज है उसका कानून चलेगा। आजकल इस पर बहस हो रही है, आम लोगों से लेकर मीडिया से सुप्रीम कोर्ट तक। एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अभी रिपोर्ट आई है पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के बारे में। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं चल रहा है, जिसका राज है उसका कानून चल रहा है। यही कष्ट है योगी विरोधियों का कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ कानून के दायरे से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं। आते ही उन्होंने जितने अवैध कत्ल खाने थे बंद करा दिए। अब ये जो माफिया के खिलाफ अवैध जो कत्ल खाने थे, जो गोहत्या का जिस तरह से अवैध धंधा चल रहा था, उस सब से क्या हुआ है? ये जो लोग इस धंधे में लगे थे उनका नुकसान हुआ है, ये तो एक पक्ष है। दरअसल यही लोग, उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, सपा और बसपा के सबसे बड़े फाइनेंसर थे। चोट वहां पहुंच रही है, दर्द वहां हो रहा है, इसलिए हल्ला मच रहा है। आखिर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि आतंकवाद के आरोपियों के मामले में जिनको गिरफ्तार किया गया है, मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं है। वो ये भूल रहे हैं कि ये काम मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसे मामलों में केस वापस लेने की कोशिश की तो कितनी लताड़ लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था आज इनको मुकदमा वापस लीजिए, कल इनको आप मेडल देंगे। ये आप नहीं तय करेंगे कौन दोषी है कौन निर्दोष, ये काम अदालत का है, अदालत को करने दीजिए। लेकिन छटपटाहट जो है, बेचैनी जो है, परेशानी जो है, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ ये काम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ विकास के काम में भी पीछे नहीं है। बल्कि अब तक जितनी सरकारें रही हैं पिछले 25-30 साल में, उन सब से ज्यादा तेज स्पीड से और ज्यादा बड़े स्केल पर काम हो रहा है। तो ये जो 2022 में चुनाव होने वाला है, देखिए इसकी भूमिका, इसकी बल्कि कहे इसका अभियान शुरू हो चुका है। मैंने पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय आपसे कहा था कि गिद्धों की बिरादरी अब उत्तर प्रदेश जाएगी, तो वो पहुंच चुकी है, वो अभियान शुरू हो चुका है। उनका डर असल उनके मन का ये है कि अगर बीजेपी फिर से 2022 में जीत गई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहे, तो उनका जो अस्तित्व है, उनका जो विमर्श वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए, उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही काफी नहीं थे कि एक और व्यक्ति आ गया। उनको लग रहा है कि ये जो आतंकवाद के समर्थन का, नक्सलियों के समर्थन का, स्टेन की मौत पर आप देखिए जितने एडिटोरियल छपे हैं, जिस तरह के बयान आए स्टेन स्वामी की। भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में आरोपी थे, निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। उसको हत्या बताया जा रहा है, कस्टोडियल डेथ बताया जा रहा है, बल्कि कस्टोडियल मर्डर कहा जा रहा है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, सचेत रहिए, सजग रहिए। एक ऐसा विमर्श खड़ा करने की कोशिश हो रही है जो इस देश के विरोध में है, इस देश के अस्तित्व के विरोध में है, इस देश की संस्कृति के विरोध में है, इस देश की सभ्यता के विरोध में है, इस देश की जो आत्मा है, जो आस्था है, उसके विरोध में है। और इनकी ताकत बहुत बड़ी है, इनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये इतनी आसानी से ये कमजोर नहीं होने वाले। 7 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं हो पाया। अभी तक जो हुआ है उससे ये परेशान है, पराजित नहीं हुए, निराश हैं, पूरी तरह हताश नहीं हुए।
इनको उम्मीद है कि हम कामयाब हो सकते हैं, होने वाले नहीं हैं, लेकिन ये लड़ाई होगी, सबको इसमें लगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब होगा। केवल एक एक नेता से, 2 नेता या 3 नेताओं या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के से नहीं होगा। जब तक जन समर्थन नहीं होगा इसके पीछे, तब तक ये लड़ाई कठिन से कठिनतर होती जाएगी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपसे फिर से अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।